activate your metabolism for a healthier life. एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ, राइट। तो कल हमने जो जाना था, कल पूरा है उन्होंने एक चैप्टर पूरा कवर किया था अबाउट सिरोलिमस कैसा है, क्या है डॉग। एंड कल लास्ट में बताया था कि नाउ गेटिंग वी आर गेटिंग इनटू एक्चुअली ऑटोफेजी होता क्या है। तो अगला चैप्टर है चैप्टर 2, दैट इज बिन लॉरीज एंड रिसाइकलिंग प्लांट। चैप्टर का नाम भी ऐसे है, मतलब बिन लॉरीज मतलब ये जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है वो, और रिसाइकलिंग प्लांट, राइट। तो चैप्टर ये वो है कि भाई कचरा उठाने वाला और रिसाइकलिंग प्लांट के बारे में। तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करने का। वेरी इंटरेस्टिंग। तो बट स्टार्टिंग में ये बताते हैं कि एज वी ऑल नो, ओबिसिटी हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। मोटापा जो है ना, ओबिसिटी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं ना, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मली। और ये क्यों है? क्योंकि वहां पे वेस्टर्न डाइट चालू है, राइट। वेस्टर्न डाइट इज प्रिवेलिंग देयर। रेट्स ऑफ ओबेसिटी हैव ट्रिपल्ड सिंस 1975 बोल रहे। इमेजिन 1975 से अब तक 3 गुना बढ़ चुका है, राइट, ओबेसिटी, मोटापा, राइट। एंड इसका कोई ऐसा कोई मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है भाई कि कोई पर्टिकुलर जगह में ही हो रहा हो। ओबेसिटी इज पैंडेमिक इन ऑल इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब जगह है। और सारी उम्र के, मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई कोई पर्टिकुलर एज वालों को ही हो रहा है ओबेसिटी, ऐसा भी नहीं है। इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन, मतलब गांव देहात में भी हो रहा है और इन सिटीज में भी हो रहा है। इनफैक्ट बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर विजडम, मतलब नॉर्मली जैसे ये माना जाता है कि जहाँ अर्बन है ना, सिटी लाइफ में ज्यादातर मोटापा ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से ऐसा है कि बोल रहे हैं कि अ, एक लार्ज स्केल स्टडी वगैरह किया गया था, उसमें पाया गया कि रूरल रेसिडेंट्स जो गांव देहात में रह रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा, इनफैक्ट और ज्यादा मोटे हो रहे हैं। नहीं, जल्दी, दैट दैट स्पीड ऑफ गेटिंग ओबेसिटी इज मोर, राइट, बिकमिंग द मेन ड्राइवर्स ऑफ दिस मॉडर्न प्लेग। तो उसको प्लेग की तरह बोला है कि आजकल आज का लेटेस्ट जो है ना, इट्स इट्स काइंड ऑफ अ प्लेग। तो ये गांव देहात में ज्यादा हो रहा है बोल रहा है आज की तारीख में। And despite trillions of dollars having been spent on research and drug development, the risk of developing cancer, heart disease, Alzheimer's has continued to increase and appears to be linked to dangerously excess weight. करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं रिसर्च में, ये पता करने के लिए कि ड्रग्स निकाले जा रहे हैं, नई नई दवाइयां निकाली जा रही हैं कि ये जो कैंसर, हार्ट डिजीज वगैरह से बचने के लिए, राइट, अल्जीमर्स वगैरह से। लेकिन ये सब जो है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, ठीक है, इट अपियर्स टू बी लिंक टू डेंजरसली एक्सेस वेट। कहीं ना कहीं ये सब जो है ना, ये जो वजन बढ़ने के साथ में कहीं ना कहीं लिंक्ड है, वो सारे। इनफैक्ट अल्जीमर्स के बारे में तो बोला जाता है कि अल्जीमर्स इज, आजकल मेडिकली उसको बोला गया है कि इट्स टाइप 3 डायबिटीज, राइट। ये मैंने इससे पहले भी कहीं भी मैंने पढ़ा था कि अल्जीमर्स इज सपोजिटली टाइप 3 डायबिटीज। तो ये सब रिलेटेड है टू वेट लॉस, बता रहे हैं। Everything I had been reading told me that these ailments were also related to aging itself. तो जेम्स बोलते हैं कि जो भी उन्होंने अभी तक पढ़ा था, उस सब में ये भी चीज बता रहे हैं कि ये सारी जो बीमारियां हैं, ये उम्र के साथ में ही आती है, वैसे नहीं आती, राइट। वेरी फ्यू पीपल गेट दीज डिजीज व्हेन दे आर यंग। जब वो जवान होते हैं, युवा अवस्था में रहते हैं, उस वक्त बहुत कम लोगों को ही ये बीमारियां आती हैं। ठीक है। और बोल रहे हैं कि येट द मोर आई लर्न, द मोर आई रियलाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। टू थिंग्स, बोले और ज्यादा मैंने पढ़ा तो दो बातें मुझे समझ में आई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का क्या है कि, however, two things however kept playing in the back of my mind. The first was that researchers discovered nearly 80 years ago that both calorie restriction and intermittent fasting greatly extended the lives of test animals. उन्होंने पहले जो इनके दिमाग में जो बात आ रही थी वो ये थी कि 80 साल पहले, राइट, 80 years ago, रिसर्चर्स ने ये तो पता कर लिया था कि यार
कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन क्या होता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, राइट। ऑफन बाय रिड्यूसिंग देयर वल्नरेबिलिटी, मतलब कि आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करेंगे तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली योर योर बॉडी टेंड टू, वो जो ऑटोफेजी मोड में जाने वाली बात करें, ठीक है, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग या कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करते हैं। बोले कि एक और बात है कि एक कीटोजेनिक वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट widely used for the treatment of neurological diseases showed somewhat similar anti-cancer and anti heart disease benefits। ऐसे ही एक कीटोजेनिक डाइट करके है जिसमें कि ना कार्ब्स, बहुत कम कार्ब्स लेकर जो डाइट करते हैं, वो भी जो है अगर वो उस डाइट में भी रहेंगे तो उसमें भी एंटी कैंसर एंड एंटी हार्ट डिजीज वाले बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऑल्दो इट हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड मच लेस देन कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो कीटोजेनिक जो डाइट है ना, डाइट के ऊपर में रिसर्च थोड़ा कम हुआ है। ज्यादा जो रिसर्च जो हुआ है वो इसके ऊपर ही हुआ है, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर, राइट। सेकंड जो उनका दिमाग में जो बैक ऑफ द माइंड उनका चल रहा था वो ये था कि टू अनकॉमन gene variations had already been discovered in super centenarians that appear to protect them from diseases। दो ऐसे जीन्स पाए गए जो सुपर सेंटिनियंस मतलब 100 साल से ऊपर, और अगले दशक में जो है, यानी कि नॉट इवन 105, 106 एंड अबव, उन लोगों में पाया गया कि दो ऐसे जीन्स थे जो 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 उनको बचा के रखते थे इन बीमारियों से। ठीक है, वो एक जीन्स है FOXO3 करके, एंड नेक्स्ट इज IGF-1, राइट। तो ये दो जीन्स, ये these two genes were impacted by those diets and linked to their effects on blood sugar and insulin। ये बेसिकली वो ये दो जीन्स ये ऐसा करते थे कि ये उनके डाइट में भी वो कंट्रोल में लाते थे, और उनका जो ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में ये हेल्पफुल रहता था, राइट। तो इन्होंने फिर उसको, ये इनके दिमाग में चल रहा था यार ये ऐसा क्यों है, दो बातें, राइट। कि एक तरफ तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ठीक है, उसके चलते, एंड दूसरी तरफ में सुपर सेंटिनेंस में ये पाया गया। तो बोले कि मैंने और पढ़ा इसके बारे में, आई देन डग डीपर इनटू द साइंटिफिक डाटा, लर्निंग एज मच एज आई कुड। उन्होंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस और इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोजेनिक डाइट्स के बारे में खूब पढ़ा, बोल रहे हैं। बोला द क्वेश्चन आई वाज क्यूरियस अबाउट एंड व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर वाज वेदर डाइट्स वर्क बाय द सेम मैकेनिज्म और डिफरेंटली। उनके दिमाग में ये जो सवाल जो था, जो क्यूरियस क्वेश्चन वाज दैट कि क्या डाइट मतलब सेम मैकेनिज्म में काम करता है, यानी कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह ही काम करता है क्या। बोले कि 3 महीने फिर मैंने करीब 500 साइंटिफिक पेपर्स पढ़े, almost 3 months, and it finally dawned on me that all the papers I had been reading about life extending, disease preventing genes, therapies, drugs, vitamins, supplements, lifestyle, and so on had one thing in common। बोले ये इतनी सारे जो साइंटिफिक पेपर्स मैंने पढ़े, करीब 500 पेपर्स मैंने पढ़े, और इन सब में एक चीज जो कॉमन था वो था कि दे टर्न्ड आउट द एम्टोर सेलुलर मैकेनिज्म, है ना। मतलब उनको कॉमन चीज यही मालूम चला कि यार ये सब कहानी एम्टोर का ही है, ठीक है। एम्टोर मैकेनिज्म को वो टर्न डाउन करते हैं, क्योंकि एम्टोर ऑन रहेगा तो ग्रोथ मोड में है। आप लोगों को याद होगा मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि एम्टोर अगर ऑन रहेगा तो ग्रोथ मोड में रहेगा, तो उसको टर्न डाउन करने वाला सिस्टम है करके पता चला उनको, एंड देयर बाई टर्न अप द ऑटोफेजी प्रोसेस, राइट। तो इन सभी में यही कॉमन हुआ कि एमटोर को वो ये करते हैं, मतलब ऑफ करते हैं, और ऑटोफेजी को ऑन करते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगले 3 महीने आई स्पेंट अनदर 3 months रीडिंग 600 मोर पेजेस पेपर्स फोकस्ड ऑन एमटोर एंड ऑटोफेजी एंड कंफर्म्ड माय सस्पिशन। उन्होंने उसको कंफर्म किया कि भैया यही है, और नतीजा क्या निकला वो बता रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बोल रहे हैं कि द प्राइमरी बट नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब यही होना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव, लेकिन द प्राइमरी मीन्स ऑफ टर्निंग ऑन ऑटोफेजी was blocking the effect that insulin and related insulin like growth factor, that is IGF-1 जो जीन्स है ना, उसको रोकना, यही है मेन काम, राइट। सो कह रहे हैं कि द प्राइमरी मीन्स ऑफ
turning on autophagy was by blocking the effect that insulin and the IGF-1 जो जो genes है had on keeping mTOR activated and the cell stuck in production mode. मतलब कहने का मतलब मेन, अगर प्राइमरी रीजन अगर इसमें से पता किया जाए तो यही है कि वो mTOR को ना, mTOR को कंटिन्यू रखता है वो, दैट यू नो इंसुलिन और IGF-1 का एक्टिविटी, राइट। तो उसको डाउन करने से ही तो मतलब ऑटोफेजी चालू होगी ना, राइट। तो दैट वाज द मेन थिंग बोल रहे हैं कि उसको प्रोडक्शन मोड से, दैट mTOR अगर ऑन रहेगा तो इट विल मीन द ग्रोथ मोड, प्रोडक्शन मोड, ठीक है। तो उसको ऑफ रखने वाले सिस्टम है करके बता रहे, ये प्राइमरी रीजन है करके इनको पता चला, राइट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है कि यहाँ पर ऑटोफेजी के बारे में ही पूरी की पूरी जानकारी वो दे रहे हैं। इट्स ए लेंथी चैप्टर, आई डोंट नो हाउ मेनी, क्योंकि कितना, क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि चलो ये चैप्टर वाइज निकल जाएगा, बट इट्स ए वेरी बिट लॉन्ग चैप्टर, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग सब धीरज रखें मेरे साथ में, एंड वी विल मूव स्लोली, बट समझ के जाएंगे इसको, right? तो बोल रहे कि the natural expertly controlled destructive mechanism of the cell that disassembles unnecessary or dysfunctional components। इन्होंने पहले भी बताया था ऑटोफेजी क्या होता है, कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो एक्सपर्टली कंट्रोल्ड है, ठीक है। हमारा बॉडी मस्त बढ़िया तरह से कंट्रोल्ड है, जो अननेसेसरी, जो हमारा जो डिसफंक्शनल कंपोनेंट्स और सेल्स वगैरह है, उसको खत्म करने का जो तरीका है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज ऑटोफेजी। उन्होंने रिपीट किया है जो पहले बताया था, कि गंदगी को निकालने वाला काम बेसिकली, राइट। तो बोले कि हमारा शरीर जो है ना, योर बॉडी कंटिन्यूअली डिटॉक्सिफाइज, रिपेयर्स एंड अल्टीमेटली रीजनरेट्स इटसेल्फ। डिटॉक्सिफाई होता है, रिपेयर करता है और रीजनरेट करते रहता है, बोल रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द सब्सटेंसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिग्रेडेशन आर रीयूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन्स। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो, इसीलिए वो चैप्टर का हेडिंग ही था रिसाइकलिंग प्लांट। ये कुछ चीजें तो गंदगी में चले जाती है, तो ये कचरे में चला जाता है, बट कुछ चीजों को वो रीयूज करती है, नए प्रोटीन्स बनाती है। कैन यू इमेजिन दैट? सम ऑफ विच मे गो इनटू मेकिंग न्यू ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कुछ कुछ जो है नए माइटोकॉन्ड्रियाज बनाने के लिए भी यूजफुल रहता है वो। So researchers increasingly credit autophagy with playing a role in many biological process from the moment of conception। मतलब जब से हम हमारा शरीर बना है ना, तब से जो है ये जो ऑटोफेजी जो है ये बढ़िया उसी तरह काम कर रहा है, बोल रहे हैं, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन बेसिकली। तो इट अफेक्ट्स डेवलपमेंट, एजिंग, सेलुलर रिन्यूअल एंड इम्यूनिटी। सारी चीजें आ गई यहाँ पे, राइट। मतलब एजिंग में भी है, सेल्यूलर रिन्यूअल, नए सेल्स बनाने में भी है, एज वेल एज इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, ये सब में ऑटोफेजी काम कर रहा है, बोल रहा है। इट्स डिसफंक्शन अपीयर्स टू बी ए गिल्टी पार्टी इन कंडीशंस एज डाइवर्स एज इंफ्लेमेटरी डिजीजेस। यानी कि अगर अगर ये ऑटोफेजी काम नहीं करेगा, इफ इट्स डिसफंक्शन, तो क्या है कि वो फिर वो डाइवर्स जो इंफ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, कैंसर या पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ये सारी बीमारियां ऑटोफेजी न होने के चलते, ऑटोफेजी प्रॉपरली काम न करने की वजह से है, राइट। तो दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है। तो अगर ये सारी बीमारी है, मतलब कि ऑटोफेजी इज नॉट वर्किंग। ऑल्दो द टर्म ऑटोफेजी was coined more than half a century ago, ऑटोफेजी जो टर्म था ये करीब 50 साल पहले आया था, मतलब उसको टर्म को दिया गया था। जैसे परसों भी हमने ये किया था, लास्ट जाना था ना कि क्रिस्टियन डे डूव करके जो एक बंदा था, साइंटिस्ट था, उन्होंने ये नाम दिया था ऑटोफेजी करके। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसे सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं और रिसाइकिल होते हैं, ये सारी बातें बताई थी। It's really no wonder the field of autophagy is growing immensely to include scientists of all flavors। बोले कि ऑटोफेजी इतनी बड़ी अभी आज की तारीख में हॉट टॉपिक हो गया है कि सारे साइंटिस्ट उसमें, यू नो साइंटिस्ट ऑफ ऑल फ्लेवर्स, सब लोग उसमें घुस रहे हैं, ठीक है। नाम तो पहले ही आ गया था, बट आज लोगों को पता चलने लगा है, तो ऑल द साइंटिस्ट आर गेटिंग इनटू द स्टडी ऑफ ऑटोफेजी। बोले कि एक बायोलॉजिस्ट है, कैंसर बायोलॉजिस्ट के मैकलॉड करके, तो उन्होंने कहा था, ही इज फ्रॉम बेन में डिपार्टमेंट ऑफ कैंसर रिसर्च,
वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार ऐसे कोट किया था कि दैट एवरीवन वांट्स टू गेट इन द गेम। ऑटोफेजी आज की तारीख में ऐसा हो गया कि सभी लोग इसमें कूदना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू गेट इन द गेम, राइट? दो autophagy is a complex process that serves a lot of diverse roles in the body. It helps to think of it simply as our innate recycling machine. वैसे तो ऑटोफेजी का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट? बहुत सारे काम कर रहा है हमारे शरीर में, ठीक है? आगे सारी बताए हुए हैं कैसे क्या है, लेकिन आप सिर्फ इतना ही सोचिए, बोल रहे हैं हमें सिर्फ इतना ही जानना है, सोचना है कि ये बेसिकली हमारी बॉडी का एक रिसाइकलिंग मशीनरी, एक रिसाइकलिंग प्लांट है, राइट? जो पुरानी जो गंदगी को खत्म करके ये करता है एंड रिसाइकल करके यूज भी करता है, राइट? अ प्रोसेस ऑफ इंट्रासेलुलर हाउस कीपिंग। बड़ा अच्छा टर्म दिया उन्होंने, इंट्रासेलुलर हाउस कीपिंग। ठीक है, वो जो होटल्स में हाउस कीपिंग होता है ना, सफाई वफाई करते हैं, तो ये सेलुलर हमारे सेल के अंदर का वो हाउस कीपिंग का काम कर रहा है बेसिकली, राइट? सो autophagy makes us more physiologically efficient by getting rid of defective parts. ऑटोफेजी क्या कर रहा है, हमें और थोड़ा फिजियोलॉजिकली एफिशिएंट बना रहा है, फिजिकली हमें फिट बना रहा है, बाय गेटिंग रिड ऑफ क्या जो डिफेक्टिव चीजों को निकालकर, एंड बाय प्रमोटिंग हेल्दी मेटाबॉलिज्म, राइट? स्टॉपिंग कैंसरस ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हेल्दी मेटाबॉलिज्म को, कैंसरस ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक ओबिसिटी, डायबिटीज, इन सभी चीजों से हमको बेसिकली ऑटोफेजी बता रहा है, ठीक है? विच मीन्स दैट by boosting your body's autophagy, you dampen inflammation. An important concept I'll define. वो आगे बताते हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑटोफेजी को बूस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, राइट, तो आप इन्फ्लेमेशन को दबा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब समझते हैं ना, कोई भी तकलीफ बेसिकली, राइट? एनी एनी स्मॉल और बिग बॉडीली जो तकलीफ होती है, उसको आप जनरली आप इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है? स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगा, राइट? रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन डिजीज एंड ऑप्टिमाइज योर बायोलॉजिकल फंक्शन। ये होगा अगर जनरल हम बोलेंगे कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है, और कई सारी बीमारियों से बचाता है हमें, हमारा बॉडीली जो बायोलॉजिकल फंक्शन सारी चीजें को बढ़िया से काम करने देता है, राइट? अभी नेक्स्ट जो है ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ ऑटोफेजी, ठीक है? एनाटॉमी समझते हैं ना, खोल खाल के उन्होंने पूरा अलग अलग किया हुआ ऑटोफेजी को। इसमें बताते हैं कि लाइफ इज ए कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग। हमारी जिंदगी ऐसे ही है, बोले कि ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जिसमें कि एक साइकिल है बेसिकली, कि डिस्ट्रक्शन भी होगा, उसके बाद बिल्ड भी होगा, बिल्डिंग भी बनेगी, नहीं? तो मतलब टूटेगा फिर बनेगा, टूटेगा बनेगा, तो ये चीज बेसिकली इट्स अ साइकिल, राइट? तो बोले कि फ्रॉम द सिंपलेस्ट केमिस्ट्री इन विच मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अपार्ट एंड रीअरेंज्ड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, these activities encompass the formation, growth, maintenance and replication of the cells. सिंपल केमिस्ट्री में यही बोला जाता है कि बोले कि मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो अलग अलग होते हैं, पुल्ड अपार्ट, फिर वो रीअरेंज होकर नए कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस और सेल को दोबारा रिप्लिकेट करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है। ये बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है? दे कंट्रोल बोथ सिंगल सेल्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यीस्ट टू द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे बॉडी के अंदर में चल रहा होता है ना, जो साइकिल चल रहा होता है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू द ह्यूमन बॉडी, हर चीज, ठीक है, इसी तरह बनता है, right? अभी डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ एदर पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। अगर ये जो दो ऑपरेशन चल रहे हैं ना, एक एक बिल्डिंग का और एक डिस्ट्रक्शन का, इनमें से किसी भी चीज को अगर छेड़ा जाए, राइट, डिस्टर्ब किया जाए, द डिस्ट्रक्शन और द बिल्डिंग को अगर ज्यादा छेड़ा जाए, मतलब टू मच ऑफ अगर कहीं में छेड़ा जाए, एंड द लाइफ प्रोसेस विल बी बिकम डिसफंक्शनल। हमारा पूरा जो लाइफ का जो प्रोसेस है ना, वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, बोल रहे हैं। इन फैक्ट इट विल इवेंचुअली एंड, यानी आप खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज को छेड़ना नहीं है, बता रहे। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि आज की तारीख में क्या हो रहा है कि इधर वो डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट नहीं हो रहा, ऑटोफेजी बहुत कम हो रहा है, बिल्डिंग 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 हो रहा है, राइट? एमटोर इज वर्किंग मोर। उससे चलते क्या हो रहा है कि या वी आर एक्चुअली
छेड़ोइंग दैट थिंग, ठीक है, वो छेड़ रहे हैं। तो इन्होंने वही कंक्लूड किया यहाँ पे कि इवेंचुअली क्या होगा कि एवरीथिंग विल एंड, यानी आप खत्म हो सकते हैं। सो इसीलिए हमको अभी बहुत समझ के करना चाहिए कि भैया ऑटोफेजी को अब जब हम जान रहे हैं तो उसको यार तुरंत ऑटोफेजी को चालू करने के बारे में सोचना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि एमटोर स्विच अभी ऑन है, राइट। सो एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड कि इन्होंने पहले भी बताया था कि ऑटोफेजी इज ए क्रिटिकल बायोलॉजिकल एक्शन इन विच डिस्ट्रक्शन इज यूटिलाइज्ड विद इन द सेल सो दैट इट्स कंपोनेंट्स कैन बी डिस्पोज्ड एंड ऑफ रिसाइकल्ड। ऑटोफेजी वही है ना कि जो बेकार की चीजों को निकालना और उसको रिसाइकल करके दोबारा बनाना, ठीक है। compounds or parts of the cell are that parts of the cell that are tagged or marked as defective because they do not fit in a certain template। किन चीजों को निकालते हैं, ठीक है, उन चीजों को जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं बेसिकली। मतलब हमारे बॉडी के अंदर में सर्टन कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये तुम्हारा काम ये है, दिस पर्टिकुलर सेल तुम्हारे काम ये है। इफ डजंट फिट दैट टेम्पलेट तो उसको निकाल देते हैं, बोल रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल बोले दे आर डैमेज डिसफंक्शनल और मिसफोल्डेड, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बोला जाता है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तभी उसको निकाला जाता है। दे आर टारगेटेड फॉर ऑटोफेजी बेसिकली, राइट। दो यू डू नॉट हैव टू नो ऑल द टेक्निकल टर्म्स ऑफ दिस सेलुलर मेकअप, मतलब इसके पूरे डिटेल्स तो ये बता भी नहीं रहे हैं और हमें जानने की भी जरूरत नहीं है। हमें एक्चुअली क्या जानना है कि आई डू वांट यू टू गेट सेंस ऑफ हाउ मतलब ऑटोफेजी एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है। वो एक्चुअल में अंदर में घुसकर सेल के अंदर में क्या करना है नहीं करना वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, तो इज नॉट एक्सप्लेनिंग दैट हियर। तो यहाँ पे बताते हैं कि द सेलुलर इवेंट्स ड्यूरिंग ऑटोफेजी फॉलो डिस्टिंक्ट स्टेजेस। जो सेलुलर इवेंट्स, जो सेल के अंदर में जो इवेंट्स होते हैं, वो ऑटोफेजी के दौरान अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, बोल रहे हैं। फर्स्ट इज वेसिकुलर परक्यूसर। वेसिकुलर मतलब कि ना एक एक बलून टाइप है छोटा सा, ऐसा एक परकर्सर है, बोल रहे हैं, उसका नाम है फैगोफोर, दैट इज PHAGOPHOR, राइट। तो फैगाफोर बोल सकते हैं इसको। तो ये बनता है, बोल रहे हैं, वो उस कप शेप में, राइट। एक बैग टाइप होगा, उसके अंदर में ये पहले फॉर्म होता है, पहला का। अब ये जो कप शेप्ड मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, दे कैन स्वीप अप सेलुलर कंटेंट्स एज इट मेच्योर्स इनटू ए स्फेरिकल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑटोफेज ऑटोफेगसम। यानी ये जो गंदगी को ना बेसिकली निकाल कर इस कप शेप्ड वाले के अंदर में डाल देते हैं, ठीक है, अगर लेमन लैंग्वेज में समझाया जाए, राइट। एंड क्या करते हैं, अब ये जो शेप है ना, जो बैकमैन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ये इसके अंदर में सारी वो गंदगी रहती है, बोलते हैं, ठीक है। इट engulfs the cellular debris, ठीक है, that would otherwise gunk up the cell and contribute to inflammatory process and cause various disease। क्या होगा, ये तो कप टाइप में तो बन जाएगा, ठीक है, गंदगी निकल के। अब ये गंदगी जब वहां पे रहेगी, ठीक है, वो जो कप शेप में बन जाता है, उसको क्या फैगाफोर कहते हैं। तो ये अगर बने रहेगा तो ये हो सकता है आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ा दे, या फिर अगर इसको निकाल देंगे, निकालने वाला काम है ऑटोफेजी का, ठीक है। अभी ऑटोफेजी चालू नहीं हुआ, पहले तो ये अलग से ये कप शेप रहता है, और जब ये रहता है उस टाइम में इट में ब्रिंग इन सम अदर इन्फ्लेमेशन, राइट। तो इन्फ्लेमेशन इज द कॉमन डिनोमिनेटर। कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन इज द कॉमन डिनोमिनेटर, कि भाई इन ऑल मैनर्स ऑफ क्रॉनिक इलनेस, ठीक है, जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो इन्फ्लेमेशन ही है, राइट। फ्रॉम डायबिटीज टू हार्ट डिजीज टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, कैंसर, यू नेम इट, ठीक है, कोई भी बीमारी ले लो, उन सबका कॉमन डिनोमिनेटर इज इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन कैसे आ रहा है उसके बारे में इन्होंने बताया, राइट। इन स्मॉल बोलते हैं कि स्पोरैडिक एपिसोड्स, इन्फ्लेमेशन इज बॉडी सर्वाइवल टूल फॉर रेस्पॉन्डिंग टू इंजरी एंड फाइटिंग इन्फेक्शन। बोले कि अगर बेसिकली अगर बोला जाए तो क्या है कि ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये हमारा बॉडी का खुद का एक मैकेनिज्म है कि कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है, या कोई भी इंजरी या कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे बचने का एक तरीका भी बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन हुआ मतलब इट इज एक्चुअली गेटिंग क्योर्ड करके भी बोल सकते हैं, राइट। तो बोले कि बट मेनी पीपल, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग दे वॉक अराउंड विथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन,
एक तो हो गया इन्फ्लेमेशन, आपको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, वो कहते हैं ना खांसी जुकाम आया और चला गया, ठीक है, दैट वाज योर बॉडीज रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। बट कुछ लोग हैं उसको दबा के लेके चल रहे हैं, मतलब उनका खांसी जुकाम बंद ही नहीं हो रहा, राइट, इट हैज बिकम क्रॉनिक, ठीक है। और तभी ज्यादा के एंड विच द बॉडी डज नॉट लाइक एक्चुअली, क्योंकि जब क्रॉनिक हो जाता है तब वो शरीर को पसंद नहीं आता, कंटिन्यूअसली जब वो तकलीफ रहती है तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन द बॉडी डजंट लाइक एट ऑल। सो एनीथिंग दैट फ्यूअल्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू एलिमेंट्स रूटेड इन इन्फ्लेमेशन। तो अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा तो ये जो इन्फ्लेमेशन का जो जड़ है ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो बना बना हुआ है आपका, ठीक है, क्योंकि वो जो सेलुलर डेब्रिस निकाल कर वो कप शेप में जो मैंने बताया उसमें पड़ा हुआ है वो, राइट। तो ये जब क्रॉनिक हो जाता है तब जाके ये सारी मुश्किलें आती है, बोलते हैं, विच इज वाई बोल रहे हैं कि द सेलुलर डेब्रिस नीड्स टू बी क्लियर्ड आउट बिफोर दोस इन्फ्लेमेटरी पास टर्न्स देमसेल्व्स ऑन। क्योंकि सेलुलर डेब्रिस इस कप शेप में तो आ गया, ठीक है, ये निकलेगा कब? ये वैसे ही रहेगा तो इन्फ्लेमेशन बना रहेगा, क्रॉनिक हो जाएगा अगर वो कंटिन्यूस रहेगा। ये निकलेगा कब? जब ऑटोफेजी चालू होगी, राइट। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके ग्रेट। ओ शीला सर ने बोल दिया। तो नेक्स्ट बता रहे हैं द ऑटोफेजोसोम जो है, जो बेसिकली जो ये जो कप शेप लेकर ना, वो ऑटोफेजोसोम जिसमें कि जो ये जो कप शेप वाला चीज जो आके पड़ा रहता है वो बेसिकली ये लॉरी है, ठीक है, गंदगी हटाने वाली गाड़ी है, ठीक है, कचरे वाली गाड़ी है, राइट। वो क्या करता है, विच देन फ्यूजेस विथ अनदर स्फेरिकल वेसिकल कॉल्ड लाइजोसोम। ये जाकर मिल जाता है लाइसोसोम के साथ में, दैट कंटेन्स एंजाइम्स फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन और डाइजेस्टिंग मेनी काइंड्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। अब लाइसोसोम के अंदर में बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेक डाउन करता है लाइसोसोम बेसिकली, राइट। तो लाइसोसोम्स आर लाइक रिसाइकलिंग प्लांट्स इन द बॉडी। तो लाइसोसोम्स है रिसाइकलिंग प्लांट, राइट। ऑटोफेजी का प्रोसेस तो रिसाइकलिंग है ही, बट लाइसोसोम छोटे छोटे प्लांट्स हैं लगे हुए हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, रिसाइकलिंग प्लांट्स। और दे आर इन चार्ज ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। उनका काम ही यही है कि जो 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 वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ करना, एंड रीयूजिंग कंपोनेंट्स दैट आर ब्रॉट इन बाय द लॉरीज। जो जो ऑटोफेजोसोम जो जो लेके आ रहे हैं ना उन चीजों को रीयूज करने वाला काम भी लाइसोसोम का ही है, राइट। द लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लाइसोसोम्स एक्शन आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स जो रिसाइकिल के बाद में जो चीज बनता है, उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ते हैं, और वेयर दे कैन बी रीयूज्ड बाय द सेल, ठीक है। तो आप यू कैन जस्ट विजुअलाइज हाउ हाउ कितना बढ़िया तरह से ये सब खो रहा है हमारे शरीर के अंदर में। और रिसाइकलिंग प्लांट, भाई गंदगी आ रही है उसको सफाई कर रहे हैं फिर उसको रीयूज कर रहे हैं, राइट। तो बोले कि द साइटोप्लाज्म इज द एरिया विद इन अ सेल दैट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। वो ऐसा है कि न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर में these leftover products include nucleotides, amino acids, free fatty acids and sugars, which can be used for protein synthesis or oxidized through mitochondrial electron transport chain. बेसिकली ये क्या है कि ये जो आइटम सारे आ रहे हैं ना रिसाइकल होके, ये सब मतलब यूजफुल चीजें ही बनते हैं, जैसे कि ना फ्री फैटी एसिड्स है, एमिनो एसिड्स है, शुगर्स हैं, ये सब हैं, तो इनको सबको यूज करते हैं वो, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? ये जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में देते हैं, ठीक है, वहां पर ये जो प्रोटीन सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये सब होता है, और वहां पर जो एटीपी जनरेट होता है, राइट। एटीपी क्या, आप लोगों को हम लोगों ने कई बार एटीपी के बारे में सुना है पहले भी, राइट, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा टिपिकल सा वो है। लेकिन एनर्जी सोर्स, हमारा शरीर जो भी एनर्जी बनाता है, मतलब किसी भी चीज के लिए जो एनर्जी हमें जरूरत पड़ती है दैट इज एटीपी देता है बेसिकली, राइट। तो ये क्या करता है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट, ये सारी चीजों को रख के, right. So the only thing you need to remember about OTP, other than its complex molecule and equally complex name, is that it gives cells energy they need to do their work. एटीपी के बारे में बहुत ज्यादा हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जानना है एटीपी मतलब क्या है, कि इट गिव्स सेल्स द एनर्जी दे नीड टू डू देयर वर्क,
सेल को एनर्जी देता है एटीपी, राइट। सो इतना इतना समझ लीजिए बोल रहे हैं। तो एटीपी इज बेसिकली वो ना एक पेट्रोल की तरह काम करता है, ठीक है। इट्स इट्स गैस फॉर आर एवरीथिंग, हमारे मसल्स के लिए, हमारे न्यूरॉन्स के लिए, जितने भी बायोकेमिकल ये सब हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर में, ये सब एटीपी के चलते ही हो रहा है, ठीक है। एडिनोसाइन फॉस्फेट, ये अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो एटीपी से ही सारा कुछ हो रहा है, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिसाइक्लिंग प्रोटीन्स लिपिड्स हेल्प सर्वाइव अंडर स्टारवेशन कंडीशंस। आई थिंक आज हम यहाँ पर इसको रोक देते हैं, बिकॉज तो ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा लगता है, क्योंकि लाइक आई सेड दिस अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो आगे एटीपी के बारे में थोड़ा सा बताया है, और कुछ कुछ चीजें हैं, बट आई थिंक हम यहाँ पर इसको रोक देते हैं। व्हाट डू यू से राय सर, बिकॉज टाइम भी हो गया हाँ टाइम भी हो गया। है, राइट। तो होपफुली आज मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे पाया कि ऑटोफेजी कैसे ये कर रहे हैं, और आगे और भी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको विल टेक अ पॉज, एंड कल कल तो शायद मैं नहीं रहूंगा, तो आई डोंट नो श्रीलाल सर, इफ यू कैन कंटिन्यू, या मे बी फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो आई विल कंटिन्यू, वो देख लेते हैं हम लोग, बात कर लेंगे कैसे, बिकॉज टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग। So that's all from my side. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ऑटोफेजी एक्टिवेट होने की तरफ हैं अभी हम लोग ख्याल से, और आगे जाते जाते एक्चुअल कॉज पता चलेगी ऑटोफेजी एक्टिवेट कहाँ पे होता है। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। फ्रेंड्स कल मिलते हैं सुबह फिर। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय बाय।